पाकिस्तान, इसमें आप दहशत गर्दों को तो छोड़ते हैं, मगर पाकिस्तान में खराबियों की निशानदेही करने पर आप उनको गद्दार कहते हो, और जो खराबियां करते हैं उनको आप कहते हो कि ये मुहिब्बे वतन है। आज ये सारा कुछ क्या है? ये सारा अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर की सेशन अदालत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद हो गई। इनको साजिश, रियासत के खिलाफ हर्जा सराई और कौमी इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी सजा कम अज कम 2 से 7 साल तक हो सकती है। जावेद लतीफ के वकील फरहाद शाह ने भी इसके बारे में बात की है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। मगर नाजरीन सब जानते हैं कि हमारे खित्ते में बगावत जैसे कवानीन अंग्रेज ने तारुफ करवाए थे। बरतानिया में बगावत के कानून को 2009 में खत्म कर दिया गया। हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो कई मुजाहिरीन पर बगावत के मुकदमे बनाए गए, जिसमें 3 मुसलमान खवातीन भी शामिल थी। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खबरदार किया कि इन कवानीन के इस्तेमाल करके मुल्क में आजादी इजहार राय को सलब न किया जाए। पाकिस्तान में अब तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और उनके हामियों जावेद हाशमी, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त इसातिज़ा, यहां तक के मिशाल खान के वालिद, सहाफियों और तालिब इल्मों पर यह कानून लागू हो चुका है। हिंदुस्तान की तरह यहां पर भी इस जुर्म को साबित करने की शरह बहुत कम है, 3% से भी कम है। तो फिर ये तोहमतें क्यों लगाई जाती हैं, यही पूछने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर आजम नजीर तारड़ को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। बैरिस्टर अली जफर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हैं। मगर अगर आप सबकी इजाजत हो तो पहले हम देखते हैं कि फरहाद शाह जो जावेद लतीफ साहब के वकील हैं, वो आज की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें जो फेंसेस लगाए गए हैं वो फेंसेस अगर आप देखें सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 196 सीआरपीसी और सेक्शन 196 ए सीआरपीसी जो है वो बार करता है इस किस्म की प्रोसिक्यूशन की। ये प्राइवेटली प्रोसिक्यूशन जो है इसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता और स्पेशल प्रोसीजर जो है वो दिया जाता है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होती है और उसके बाद इन 2 गवर्नमेंट की तरफ से किसी को ऑथराइज अगर किया गया किसी पर्सन को तो उसकी तरफ से कंप्लेंट फाइल की जाती है, तो उसके बाद प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब के केस में प्योरली एक शहरी की दरखास्त पर एसएचओ ने एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड की और उसके बाद कभी भी तफ्तीश जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं की गई। यहाँ तक कि हमने ट्रांसक्रिप्ट भी अपने बयान के साथ दिया, लेकिन पुलिस पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन को जो है वो बायस अंदाज में कंप्लीट किए हुए थी। नफीसा साहिबा, सबसे पहले आपसे सियासी बयान, चूंकि ऑपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, आपने वकील की बात सुन ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है टू दिस अरेस्ट? देखिए, हम किसी भी ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि ये पहला केस ऐसा नहीं है, कई ऐसे केसेस हैं। शेख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर भी इस किस्म के इल्जामात लगे, तो ये मैं इससे बिल्कुल हटके कि उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मकसद था, किस पस मंजर में कहा, ये डिबेटेबल बात है। लेकिन इस किस्म की अगर कोई कंप्लेंट आई भी है तो अरेस्ट कर देना ये बिल्कुल सही अमल नहीं है। मैं समझती हूँ कि एक तशवीशनाक अमल है कि आप ये मुहिबुल वतनी की सर्टिफिकेशन जो है वो बांटे, वो आप जज करें कि कौन मुहिबुल वतन है कौन नहीं है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी मुहिबुल वतन है और मैं बिल्कुल ये जस्टिफाई नहीं करना चाहती, बिल्कुल उनसे गलती हुई होगी, कुछ उन्होंने जज्बात में आके कोई ऐसे कलमात कहे होंगे जो शायद उनको नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस किस्म का एक्शन हो। तो ये रवायत जो है इसको अब खत्म होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर साहब, नफीसा साहिबा कहती हैं कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो फरहद शाह है, सॉरी मिस प्रोनाउंस्ड हिज नेम, उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 196 के तहत ये जो कवानीन उनके ऊपर लागू हुए हैं ये सिर्फ रियासत कर सकती है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट।
देखें मुनीज़, जहां तक तो ताल्लुक है, उन्होंने जो बात की, उनके वकील ने जो डिफेंसेस, कानूनी डिफेंसेस पेश की, वो अपनी जगह उनका मौक़िफ़ है, लेकिन बात ये है कि उन्होंने अदालत में ये सारे मौक़िफ़ पेश किए होंगे ज़रूर। अदालत ने जब बेल देनी होती है वो सारी ये चीज़ें देखती है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन वैलिडली हुई, क्या सही तरीके से उसको कानून के मुताबिक चलाया गया या नहीं चलाया गया, और उसके बाद फैसला करती है। अदालत ने, पहली अदालत है, उन्होंने फैसला कर दिया और अब उनके पास हक है कि वो मजीद हाई कोर्ट चले जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं और वहां इस चीज का फैसला हो जाएगा कि कौन कानूनी तौर पे दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात इस कानून इटसेल्फ की करना चाहता हूं जी, अपनी एक पर्सनल राय है मेरी जी, और वो ये है कि आपको जब आप आइन की बात करते हैं और आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी हकूक, तो उनमें सबसे अहम जो बुनियादी हक है आपका वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप आज़ादी से अपनी राय दे सकें। तो ये जो बगावत का कानून है, ये काफ़ी पुराना कानून है, इसको ये उसके ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ इसको चलना होता है। आप ये नहीं कर सकते इस कानून में कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी राय को ख़त्म कर दें और जब भी कोई बात करे तो उसको आप ये कह दें कि ये बगावत है और उसके खिलाफ केस फाइल कर दें। ये एक बहुत देर से हमारे मुल्क में ये डिबेट चल रही है और बड़े मुख्तलिफ ममालिक में भी चली है। अब जहां तक इनकी जो स्टेटमेंट थी जो मैंने सुनी, आपने भी जरूर सुनी होगी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत थी। ये मेरा ख्याल है इनको माजरत करनी चाहिए उस स्टेटमेंट के बाद, लेकिन वो अपनी जगह, उसके हकायक तो अदालत बताएगी और आगे जाके फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन हमें जरूर ये एक जरूरत है कि हम एज अ नेशन इस कानून को दोबारा देखें और इसको अमेंड करें। जब तक तो ये कानून है हमारा, उसको हमें फॉलो करना है। बड़ी अहम बात की आपने अली जफर साहब, ये मैं आई कम बैक टू यू ऑन दिस वन कि इसको कैसे अमेंड किया जाएगा। तारर साहब, अली जफर साहब तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो कानून है ये कोई अच्छे ट्रेडिशंस नहीं है, वो तो नफीसा साहिबा से अग्री कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि बेल की दरख्वास्त देने से पहले ही जावेद लतीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह के उनके वकील फरहाद शाह कह रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो नफीसा बीबी ने बात की, और अली जफर साहब हमेशा बड़ी सिक्का बात करते हैं और वो अपनी वो जो सियासी वाबस्तगियों को बलाए ताक रखते हुए, वकील को इसी तरह होना चाहिए। ये बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस का शुरू दिन से ये स्टांस है कि आइन में बुनियादी हकूक में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है हमारे यहाँ। उसकी मौजूदगी में जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो कदगने हैं वो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून तो है, लेकिन कहा जाता है कि उसको बहुत रेयर यूज करे और अदालतें कभी भी डंडे से अपनी इज्जत नहीं करा सकती। इसी तरह हम कहते हैं कि हुकूमतें और रियासत कभी डंडे के जोर पे अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे। उन्होंने अवाम के दिल जीतने हैं और अगर उनको इजाजत है होनी चाहिए अवाम को। ये तो एक इशू रहा। अब जहां तक बात है बेल, ये बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई किया था मियां जावेद लतीफ ने। पीछे वो क्वारंटाइन थे कोरोना की वजह से, कोर्ट ने उन्हें टाइम दिया, अब वो क्लियर होके आए। तो आज अनफॉर्चुनेटली बहस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। जो इसमें तकलीफ से बात है, उनकी हर पेटी पे 300-400 बंदा जो है पुलिस का रिजर्व वो लगा दी जाती थी सेशंस कोर्ट के इर्द गिर्द लाहौर में। आज भी ये सूरत हाल थे। वो जब उनका केस रिजर्व हुआ वो बाद में कभी सुना दिया जाता है। तो मियां साहब जब वहां से निकले हैं जी, तो पूरी वो जो गार्डें थी पुलिस की वो हमरा थी, और इससे पहले कि बेल का फैसला आता वो टाइमिंग मौजूद है, क्योंकि लोगों ने मोबाइल पे वो वीडियोस बना ली जब उन्हें हिरासत में लिया गया। तब तक अभी अदालत ने उनकी जमानत खारिज नहीं थी की। और मैं बतौर वकील समझता हूं कि ये ऐसा केस था जिसमें ये अखराज जमानत का केस नहीं था। अदालतों को भी थोड़ा सा हिम्मत के साथ इंडिपेंडेंटली केसेस को डिसाइड करना चाहिए। मैं ये बड़ी तकलीफ से ये बात शेयर कर रहा हूं कि ठीक है, उसके मुंह से जो बात निकली शायद उसे हम अप्रिशिएट ना करें, लेकिन उसको भी सियाको सबाक के बगैर लिया गया। अच्छा, यहाँ पे बात हुई, उसने माजरत की, उसने हर चीज एक्सप्लेन की जावेद लतीफ ने उसके बाद जी। और मोर ओवर
آپ بات کو سیاق و سباق انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے، رویے نہیں بدلیں گے، جب تک یہاں پہ سیاست میں اور اداروں کی انٹرفیئرنس ختم نہیں ہوگی، اور اگر اسی طرح لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا اور ان کے سانس بند کرنے کا سلسلہ جاری رہا، تو پھر شاید میرے منہ میں خاک وہ دن نہ آ جائے جب لوگ اس ملک کے لیے زندہ باد کے نعرے نہ لگا سکے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سیاق و سباق کے ساتھ بات اگر ہو تو اس کو اور دیکھا جاتا ہے۔ مگر طاہر صاحب چونکہ آپ کا بھی تعلق بار ایسوسی ایشن سے ہے اور علی ظفر صاحب کا بھی تعلق بار ایسوسی ایشن سے ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کی ممبر ہیں، تو آپ کو دلچسپی ہوگی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں لطیف افریدی، انہوں نے اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتی ہوں، پھر اس پہ آگے بحث کرتے ہیں، سنائیے۔ میں کہتا ہوں جاوید لطیف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگلے سپریم کورٹ، مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان کو رہا کریں گے، اور ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر لوگوں کو جیلوں میں بھیجنا ان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی مجھے نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی غداری کی بات نہیں ہے، اور یہ میں بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ججوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غداری ہے یا نہیں، وہ قانون کے مطابق دیکھے، جب ان کے سامنے کیس آئے تب جا کر وہ فیصلہ کرے کہ اب تو ضمانت کا سٹیج تھا، ضمانت کے سٹیج پر یہ کہنا بعض ججوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ ملک پسند نہیں وہ چلے جائیں، یہ تو کسی شاہ صاحبہ، آپ نے بات سنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی۔ یہ جو معاملات ہیں سیاسی، یہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کے اندر جس طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، خود وہ حکمران پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے از اٹ دی رائٹ ٹائم؟ دیکھیں، پارلیمنٹ انفارچونیٹلی جہاں آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے اندر ایک فساد شروع کیا اس حکومت نے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہر ادارے میں صوبوں کا وفاق کے درمیان ایک محاذرائی انہوں نے شروع کر دی۔ جو باقی ان کی گورننس ایشوز ہیں، اداروں کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی۔ HEC کا آپ حال دیکھیں، PMDC کا آپ حال دیکھیں، کوئی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اندر وہاں فساد چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے پارلیمان کو بھی انفارچونیٹلی جو اسپیکر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے وہ PTI کا کارکن بن کے وہ اسمبلی چلاتا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے اسمبلی کے اوپر بھی تالے اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات چل رہی ہے۔ میں بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین میں اجلاس میں نہیں بول پاتی، ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اجلاس جو ہے وہ اجرن کیا جاتا ہے یا پروروگ کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ TLP کے حوالے سے کتنے بلنڈرز کیے حکومت نے، اور ہمیں وہ اسپیس نہیں تھا جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کا محور ہے، جو اس کا جو ہاؤس آف فریڈم آف اسپیچ ہے وہ پارلیمان ہے۔ ایک پارلیمنٹ میرے پاس اور کیا مراد ہے، ایک مراد ہے، ایک پریولیج ہے، وہ بولنے کی ہے، اور میرے پیچھے لاکھوں لوگوں کے ووٹ ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، ہم کمیٹیز میں بحث کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کبھی کورونا کا بہانہ، کبھی کس کا بہانہ، اور یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے تالا دیا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کو بہت ساری غلطیاں ماضی کی درست کرنی ہے، جن میں سے یقیناً اس قسم کے آؤٹ ڈیٹڈ لاز بھی موجود ہیں جن کو ہمیں کنٹمپرائز کرنا ہے۔ مگر جو آپ بات کر رہی ہیں نفیسہ صاحبہ، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں، علی ظفر صاحب دیکھیے، ایک طریقے سے نفیسہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ تو سامنے ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ نہیں جی پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، کمیٹیز کے اندر لوگوں کو آنا چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ میں یہ ایٹماسفیئر رہے گا جس طرح کہ نفیسہ صاحبہ ڈسکرائب کر رہی ہیں، تو حکومت کیسے چلے گی، اور اس قانون کی جو آپ بات کریں یہ کیسے امینڈ ہوگا؟ جی دیکھیں، وہ نفیسہ بی بی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنا انہوں نے بیان کر دیا، میں اسے معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ، سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی بھی اور پروونشل اسمبلیز بھی بالکل کام کر رہی ہیں، اور ادھر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور بڑی بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ بولے قانون اور رولز کے مطابق۔ دونوں پارلیمنٹ جو ہے، جو پروونشل اسمبلیز بھی ہیں اور سینٹ بھی ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے، وہ ان کا کام ہی ہے ڈیبیٹ کرنا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تو پھر وہاں وہی فورم ہے
जहां आप जाके ये अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। इसको बाहर डिस्कस करना, मेरे मुताबिक जब हम बात करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस आके माजरत के साथ जब बात करते हैं कि जी हमारा पार्लियामेंट बड़ा कमजोर है या पार्लियामेंट में बिल्कुल बेकार हो गया है, तो एक तरह अपने ही आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं अब, और हमारा काम है कि ये जो पार्लियामेंट्स हैं हमारे, जो असेंबलियां हैं हमारी, जो सेनेट है, उसकी जो वकार है उसको बढ़ाएं, और उसका तरीकेकार सिर्फ यही है कि हम अपना अपना उधर कारकर्दगी करें, हम अपना अपना उधर काम करें, हम मगर अपना जो अली जफर साहब कता कलामी माफ, देखिए किसी को जी नफीसा साहिबा जी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा एक कानून मेरा जनरल हाउस में प्राइवेट मेंबर्स बिल है, 2 साल हो गए, एजेंडा पर नहीं आता। कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल है आपका? कमेटी से पास हो गए। मुझे ये बताएं, ऑर्डिनेंसेस के जरिए कितने कानून पास कराए और कितने कानून हाउस ने पास किए, कितने कानून कमेटीज ने पास किए, किसके अभी कौन से बहस चल रहे हैं? सदारती जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिबेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट की स्पीच का डिबेट होता है। मुझे बताएं, इन 3 सालों में एक तकरीर हुई है प्रेसिडेंट की स्पीच की? ये बात करते हैं पार्लियामेंट की, उनको पता है पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, मगर एक स्पीच नहीं हुई। ठीक, अली जफर साहब देखिए ऑर्डिनेंसेस की बात जो वो कर रही है जी जी नॉट वन स्पीच ऑन द प्रेसिडेंट जी अली जफर साहब, जो नफीसा शाह साहिबा जी जो आप बात कर रही हैं ऑर्डिनेंस की, नफीसा शाह साहिबा, देखिए एक ऑर्डिनेंस के अंदर तो अली जफर साहब भी थे और उसके अंदर उन्होंने एंटी रेप ऑर्डिनेंस के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ था। वो ऑर्डिनेंस पास हुआ, फिर एक और ऑर्डिनेंस उनको पास करना पड़ा, तो कानून हुआ है ना, जी मैंने तारीफ की उसके। जी तो अली जफर साहब ये तो मसला है ना ऑर्डिनेंसेस का? जी देखिए ऑर्डिनेंसेस का मसला जो है वो पहले भी आपके प्रोग्राम पे मैंने इस पे बड़ी डिबेट की थी और हमने उस पे एक मुतफिका फैसला किया था। उसकी वजह ये है बदकिस्मती से कि जो हमारी अपोजिशन जमातें थी वो कोई भी कानून जो है जो हुकूमत लेके आती है उसको पास ही नहीं करने देती। और आपने बड़ा अच्छा एक रेप का कानून की बात की। वो ये जो रेप का कानून था ये हमें ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उसकी सख्त जरूरत थी, लेकिन वो कानून साजी हो नहीं रही थी पार्लियामेंट में, इसलिए आपको जरूरी था कि आप कम से कम लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमारी जो कौम है उसकी जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए हम ये ऑर्डिनेंस लेके आए। अब ये ऑर्डिनेंस फिर वापस पार्लियामेंट में आ गया है और अब काम है पार्लियामेंट का इनफैक्ट कि उसको इम्प्रूव करे। उसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ था या जो लोगों ने सजेशंस दी थी उसको बेहतर बनाने के लिए वो सजेशंस इनकॉर्पोरेट करें और उसको आगे चलाएं। तो ये कहना कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रहा क्योंकि हमें बोलने की इजाजत नहीं है, ये मेरा ख्याल है एक डिबेट। चलिए तारड़ साहब से इसका जवाब लेंगे, छोटा सा वक्फा भी शामिल करते तारड़ साहब, फिर मैं आपकी जाने भी आऊंगी। आपकी मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उसके बारे में भी आपसे पूछना है। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा वो भी आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आजम तारड़ साहब, जिस तरह के अली जफर साहब कह रहे थे कि देखिए जी पार्लियामेंट भी एक जगह है जहां पे हम आके बातचीत कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि पीडीएम की जो हैसियत है उस तरीके से नहीं रही जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है। क्या अब पेशरफ्त हुई गई नेशनल असेंबली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ये सेनेट के अंदर, क्या आप जाएंगे और वहां पे कवानीन के हवाले से कमिटीज के अंदर जाएंगे और नेशनल असेंबली ज्यादा अटेंड करेंगे? जी जाहिर है ये चीजें तो मैं समझता हूं कि जो बेस्ट फोरम है ये पार्लियामान ही है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है। और बिल्कुल सियासत में इख्तलाफात होते हैं कभी पार्टीज के अंदर। अभी देख लें जो पीटीआई के अंदर जिस तरह का मामला चल रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के हामियों के और गवर्नमेंट के, ये अपोजिशन में भी कुछ गलतफहमियां आई, ये फेजेज आते हैं उसके बाद ये गुजर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुकन्ना है उसकी जो पहली और फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कानून साजी है और उस हवाले से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करनी है जो कि नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। अरकान असेंबली जो हैं उनके जो पहला फर्ज है कानून साजी का उससे तवज्जो हटी होती है
پولیٹیکل پارٹیز کی توجہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مگر قطع کلامی معاف طاہر صاحب، یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا نا کہ جی ہم اس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئیں گے، جو اپوزیشن ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگی. آپ کو یاد ہوگا آپ کی پارٹی نے کچھ فیصلے کیے تھے. اب کیا سچویشن بدلے گی؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئے گی؟ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس کے اوپر آپ سمجھ لیں لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے پارلیمنٹ میں موجودگی ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ سٹانس ہے ہمارا اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف انداز میں نہیں ہوئے، اور جو موجودہ اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور رزلٹ چرائے گئے، اور اسی لیے ایجیٹیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن ایز لانگ ایز پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پارلیمان میں، انہیں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فورمز ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. احتجاج کا کی بہتری کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے وہ ایجیٹیشن بھی اگر ہوتی ہے وہ ود ان دا لمٹس ہوتی ہے، اور وہ ایک ڈیموکریٹک وے میں ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا، اور یہ جمہوری معاشروں میں اس طرح ہوتا ہے. جی لیکن جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے، میں بطور رکن سمجھتا ہوں پارلیمان کا کہ ہمیں جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے قانون سازی کی، اس سے پہلو تئی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ٹریجری بینچز کی ہے کہ وہ قانون سازی کو روکے نہیں. جیسے نفیسہ بی بی نے کہا کہ 2 سال تک ان کے جو بل ہیں ان کو واپس سٹاک کر دیا جاتا ہے، آگے نہیں چلنے دیا جاتا. کوئی جو تعمیری قانون سازی ہے وہ نہیں ہونے دی جاتی. نفیسہ صاحبہ، ایک اور بل ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اور مقتدر حلقے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، شاید سب سے بڑا معاملہ پاکستان کے اندر ہے، کہ اس کی سلوشن کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، قانون ڈھونڈا جا رہا ہے. پھر 2 بلز آپ بھی نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ ٹیبل کیے گئے مگر ریجیکٹ ہو گئے. یہ ایک بل تھا جی جو محسن داور اور اختر مینگل صاحب نے پریزنٹ کیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو کیا ہو رہا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو اب 8 سال ہو گئے ہیں، 8000 لوگ اس وقت انٹرنمنٹ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں؟ دیکھیے، وہی میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ابھی ایسا میرا 12واں سال ہے اس پارلیمنٹ میں. جو بیسٹ ٹائم تھا پارلیمنٹ کا، گولڈن ایئرز میں کہوں گی، اور وہ میرا پہلا ٹائم تھا 2008 سے 2013 والی جو پارلیمنٹ تھی. اس میں کھل کے ہر چیز کے اوپر کھل کے بحث ہوتی تھی. اس کا سلیوشن اوبیسلی درمیانہ راستہ نکلتا تھا. پہلے جو قانون آتا تھا، خوشی شاہ صاحب وہ قانون پہلے دے دیتے تھے چودھری نثار کو، یہ لے جی آپ پڑھیں، آپ کی جماعت اس کو دیکھے، کیا اس میں خامیاں ہیں، کیا اسٹرینگس ہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک دے دیں. جی پھر یہ پروسیس ہو کے لوئر ہاؤس میں کمیٹیز میں جاتا تھا، انٹینس وہاں ڈبیٹ ہوتا تھا. ہم بحیثیت ٹریجری بینچز کے لوگ سب سے زیادہ ہم تنقید کرتے تھے، سب سے زیادہ ہم کریٹیکل انالیسس کرتے تھے. کالنگ اٹینشن میں دیتی تھی بحیثیت ٹریجری بینچ ممبر، وہ سنی جاتی تھی بات. اس کے بعد پی ایم ایل این میں بھی میں یہ کہوں گی کہ کچھ روایات قائم تھی، کچھ کنٹرول زیادہ تھے. اب تو کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ ہے. وزیر اعظم خود غائب ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، کیسے سنیں گے؟ وزیر خود غائب ہوتے ہیں، کیسے سنیں گے؟ اور وہ ہر کرائسس جو ہے اس کا حل نکل سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹری وزڈم پارلیمنٹ کو کس سے رجوع کرے کسی بھی مسئلے کے اوپر، تو پارلیمنٹ آپ کو سلیوشن بتائے گی. اچھا نفیسہ صاحبہ، ایک خبر آئی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اٹس این انٹرنیشنل نیوز، کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے بیک چینلز رابطے قائم ہیں. علی ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اخباروں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو یہ ایکوزیشن ہے کہ جی اہمیت زیادہ نہیں دی جا رہی پارلیمنٹ کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے وہ پارلیمنٹ؟ دیکھیں جی، بالکل غلط یہ امپریشن ہے. وہ آتے ہیں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وہ بالکل یقین رکھتے ہیں. وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے ہی پرائم منسٹر بنے ہیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ میں وہ یقین نہیں رکھتے.
पूरी हुकूमत ही पार्लियामेंट के जरिए ही बनी है। कुछ ऐसे बिल्स हैं अली जफर साहब जिसके ऊपर आपका भी काम, मैं आपके काम को थोड़ा जानती हूँ, उसके ऊपर आपने भी कुछ काम किया हुआ है, जिस तरह के एक रेप ऑर्डिनेंस की बात हुई। फिर आप देखिए लापता अफराद का जो मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, फिर उसके ऊपर अपील हुई। अब 1.5 साल हो गया है, वो मामला वहीं पे लटका हुआ है। 8,000 अफराद हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कुछ पता नहीं उनका क्या होना है, उनको छोड़ना है या कि उनको प्रोसिक्यूट करना है। कोई कानून इस हवाले से नहीं आ रहा। क्या प्लान कर रही है हुकूमत? लापता अफराद का तो बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर तो वजीर आजम भी बयान दे चुके हैं, शिरीन मिजारी भी बयान दे चुकी हैं। ये देखें, सबसे पहले तो उस पे जो कानून आपने खुद ही जिक्र किया, जो कानून साजी होनी थी, नेशनल असेंबली ने अपनी विजडम में, अपनी जो उनका ख्याल था, जो मेजॉरिटी डिसीजन थी, वो नहीं, उन्होंने वो कानून को रिजेक्ट कर दिया। अब ये सारा मामला एग्जीक्यूटिव साइड पे है और आपको पता है इसके ऊपर काफी काम भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बाद एक कमीशन भी बनाई गई, वो कमीशन ने भी बहुत सारे फैसले किए और इसके बाद अब आपने देखा कि ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री के जरिए दोबारा ये मामला एक उस पर भी डिस्कशन हुई और उस पर इकदाम लिए जा रहे हैं। तो हुकूमत सीरियस है जहां तक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस का ताल्लुक है। कानून साजी के बगैर जो फैसले हो सकते हैं वो बिल्कुल हो रहे हैं। मगर क्या ये जो कानून आप बना रहे हैं, कुछ खदोखाल आपके पास हैं कि जी क्या इस कानून के तहत जो लापता अफराद है उनको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? जी, ये मुझे कानून का, चूंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये अभी आया नहीं है सेनेट में, तो मैं इस कानून जो जिसकी आप बात कर रही हैं, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं कोई कमेंट कर नहीं सकूंगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ बिल्स पेश किए गए थे नेशनल असेंबली में जो कि डिबेट हुए और उसके बाद रिजेक्ट हो गए। जी बिल्कुल, इसमें से एक यही बिल था। कोई बिल, ठीक है, इसके ऊपर यही बिल था। अगर कोई नया बिल आया है जी मुझे नहीं पता उसका, अगर कोई ऐसा बिल आया है। इसके ऊपर मुक्तदर हलकों ने हमें बताया है कि कानून साजी होगी, मगर कानून साजी किस किस्म की होगी, क्या वो फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये हम पूछेंगे आजम तारर साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आजम तारर साहब, चूंकि आप भी वकील हैं, आप इस मामले को देखते रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हमें मुक्तदर हलकों ने ये इशारा किया है कि जी इसके ऊपर हम कानून ला रहे हैं, जो लापता अफराद का मामला है। फिर वजीर आजम ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया, मगर जब मामले को कुरेदा तो ऐसा लगा और पता चला कि मिसिंग पर्सन्स को एक लीगल कवर देने की कोशिश की जा रही है, ना कि फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने की दी जा रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है और आपने क्या देखा है सेनेट के अंदर? देखिए जी, मैं तो समझता हूं कि आईन पाकिस्तान में जो 2-3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 4 है जो कि कहता है कि हर शख्स को कानून के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कि किसी बंदे की जान, माल, उसकी जायदाद, उसकी आज़ादी के बारे में कोई एक्शन नहीं होगा कानून से हटके। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि जी जो आदमी की आज़ादी है, यानी कि फ्री मूवमेंट, वो उसका फंडामेंटल राइट है। फिर आईने पाकिस्तान ही कहता है कि आप किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज्यादा, और उसके बाद आपने उसको रेगुलेट करवाना है थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स के, जो हम कहते हैं रिमांड के लिए पेश किया मैजिस्ट्रेट के सामने। तो इन सारे फंडामेंटल राइट्स की मौजूदगी में सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कोई ऐसी नहीं की जा सकती जो कि ट्रांसग्रेस करे, जो कि फंडामेंटल राइट्स से को एक तरह से उनको ओवरशैडो करे और उन पे हावी हो जाए किसी किस्म की कानून साजी। वो कानून बन नहीं सकता, अगर बनेगा तो स्ट्राइक डाउन होगा। मैं तो समझता हूं कि जो आपको अपने लीगल सिस्टम पे एतमाद होना चाहिए। अगर लोगों को आपने उठा रखा है, अगर उन्हें आपने कैद में रखा हुआ है, तो दे शुड बी पुट टू ट्रायल्स। उन्हें उस धारे में शामिल करें जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि लोगों की आसानी के लिए वन टाइम एमनेस्टी दे दें कि जितने लोग इस तरह के मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में हैं उनको पेश कर दिया जाए एक मैकेनिज्म के तहत, और फिर उनके ट्रायल जो हैं कानून के मुताबिक चले और आइंदा से ये सिलसिला ताकि रोक दिया जाए, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। जी
नफीसा साहिबा, आप क्या कहेंगी कि जी वन टाइम एमनेस्टी दे देनी चाहिए ताकि ये लोग कानूनी दायरे के अंदर तो आ जाए, मगर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, देखिए अब तो सिंध के अंदर भी शिया मिसिंग पर्संस का मामला शुरू हो गया, तो ये सारे मामला क्या अदालतों ने सॉर्ट आउट करने हैं? जो भी आप कह लें, पार्लियामेंट वहां पे मौजूद है, आपकी पार्टी तो हमेशा से ये बात करती रही है, इंसानी हकूक के बात करती रही है, तो आप लोग क्यों नहीं कुछ इनिशिएट कर लेते? खास तौर पे ये जो सेडिशन के मामलात हैं, लापता अफराद के मामलात हैं, इसके ऊपर हम क्यों नहीं सुनते सियासतदानों को? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान के 3 या 4 एक बड़े इश्यूज, जिसको हम कहेंगे नेशनल इश्यूज हैं, या इसको हम बहसियत नेशनल क्वेश्चन इसको रेज करें, ये एक ऐसा इशू है मिसिंग पर्संस का जो पाकिस्तान में गहरा जख्म है। इसके पिछले वॉर ऑन टेरर कई दहाइयों से ये मुल्क जो है हालात जंग में इसलिए है कि क्योंकि हमारे हमसाए ममालिक जो है चारों तरफ, एक तो जंग अफगानिस्तान की वॉर है, फिर उससे जो स्पिल ओवर हुआ पाकिस्तान की वॉर में, फिर यहाँ पर इंसर्जेंसीज हुई। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। लेकिन इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सियासतदान और सियासत, इसके हवाले ये क्वेश्चन करना चाहिए, पार्लियामेंट के हवाले करना चाहिए, उसमें कानून साजी हो या सियासत हो, ये दोनों मिलकर आप इस मसले का हमें मुस्तकिल तलाश हल करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ इदारों के हम छोड़ दें कि वो इस इशू को जैसे डील करें। ये जब तक ये सियासतदान इन देयर पॉलिटिकल विजडम इस क्वेश्चन को उठाएंगे और इस क्वेश्चन का रास्ता निकालेंगे, जिसमें जो सोल्यूशन अभी तारड़ साहब ने दी है, दिस विल बी वन वे आउट, और बाकी भी बहुत सारे और सोल्यूशंस। राइट, इट्स एन इम्पोर्टेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अली जफर साहब, तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी वन टाइम एमनेस्टी दे दे। आई जस्ट आस्क यू क्वेश्चन कि इस वक्त मूड क्या है हुकूमत क्या ये है कि जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं या लापता हैं उनको प्रोटेक्ट करने का है, या कि इख्तियार देने का है एजेंसीज को कि वो जिसको चाहे उठा लें? नहीं, देखिए जी, कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो जिसको मर्जी चाहे उठा लें, क्योंकि जिस तरह तारड़ साहब ने दुरुस्त फरमाया, हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका सबसे जो अहम राइट है वो है राइट टू लाइफ, यानी कि आपको जिंदगी, आपको जो है, और आपकी जो कस्टडी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो बॉडी है, उस सब की प्रोटेक्शन जो है ये एक जिम्मेदारी है हुकूमत की। तो उसके ये तो हो ही नहीं सकता आइन के तहत या किसी कानून के तहत या इवन नॉर्मल कॉमन लॉ के तहत कि आप किसी को उठा के तो ट्रायल के बगैर आप उसको कहेंगे जी हम रख सकते हैं। ये तो हुकूमत ने ऑब्वियसली, हुकूमत किसी कोई भी हुकूमत हो जाए, आप पीटीआई को छोड़ दीजिए, कोई भी हुकूमत हो जाए जो पाकिस्तान में आई है, जमहूरी हुकूमत, उसको वो कभी भी ये एग्री नहीं करेगी कि आप एक इंसान को डिटेन कर लें फॉर एवर और उसके ऊपर ट्रायल ना करें। ये इसलिए जो भी कानून साजी है, जो नॉर्मल कानून है हमारा इस वक्त मौजूद है, आप किसी को बगैर ट्रायल के नहीं रख सकते, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपको अदालतों पे ही रिलाय करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर ये अदालतों का काम है कि वो उनको, मगर नए कानून लाने की जरूरत भी है कि नहीं अली जफर साहब? जी देखिए, मैं एग्री नहीं करता एमनेस्टी वाले सिस्टम पे। मैं तो कहता हूं कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है इसके तहत ही हर एक को ट्राई किया जाए और हर एक को That's an important point. That's an important point. Quickly, तारड़ साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या नए कवानीन लाने की जरूरत है लापता अफराद के मामले पर? बिल्कुल जरूरत है। मैंने जो बात की है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को छोड़ दें या सारों, मैं कहता जिन अदारों ने उनको हिरासत में रखा हुआ है साल हा साल से, उन अदारों को ये एमनेस्टी दी जाए कि वो उन लोगों को हवाले कर दें हुकूमत के और फिर उन्हें पुट कर दिया जाए ट्रायल के लिए। इसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। और अब ये मुनाफिकत खत्म होनी चाहिए कि अदालतें भी कह रही हैं, लोग भी मानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। लोगों को पता है मगर देखना होगा कि जो धारे में लेके आए, जी देखना होगा जो कानून आएगा वो कैसा आएगा और कानून कब आएगा, इसका इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अली जफर साहब, तारड़ साहब। नाजरीन, उन्हीं से जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।